हम सारी गुफ्तगू पंजाबी ज़बान में कर रहे थे। पिस्तौल का रुख उसने यूं मेरी तरफ कर रखा था कि कोई दूसरा इसे नहीं देख सकता था। इसने पिस्तौल से मुझे आगे आगे चलने का इशारा किया। हालात का तकाजा था कि खामोशी से इसकी हदायत पर अमल करूं। सिनेमा घर से निकलकर मैं कोई कमांडो अटैक कर सकता था। बदकिस्मती से इस वक्त मेरे पास चाकू भी नहीं था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिले। वीडियो पसंद आने की सूरत में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो वो मेरे बिल्कुल साथ लगकर चलने लगा। जीप तक पहुंचने से पहले पहले कुछ कर गुजरना चाहिए था। इंटरवल ख़त्म होने की घंटी बजी और लोग सिनेमा हॉल के दरवाज़ों का रुख करने लगे। मैं खामोशी से सड़क क्रॉस करने लगा। मेरा जहन तेज़ी से काम कर रहा था। हम जीप के करीब पहुंच गए। इसने मुझे आगे बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गया। अपने बाएं हाथ में थाम कर इसने पिस्तौल की नाली मेरे पसलियों के साथ लगा दी और दाईं हाथ से स्टीयरिंग संभाल कर जीप स्टार्ट कर दी। रात के 10:30 का अमल होगा। तृष्णापुली शहर की सड़कें ट्रैफिक से खाली थी। इसे जीप चलाने, घुमाने और स्टीयरिंग कंट्रोल करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही थी। डायल की सुई बता रही थी कि जीप 35 मील फी घंटा की रफ्तार से जा रही है। शायद पुलिस स्टेशन करीब आ रहा था। जीप की रफ्तार हल्की हो गई। मैं खुद को बिल्कुल बेबस महसूस कर रहा था, लेकिन इसी वक्त कुदरत ने मुझे एक सुनहरा मौका मुहैया कर दिया। एक ट्रक बगली सड़क से निकलकर अचानक सामने आ गया। इसने एकदम ब्रेक लगाई और इसका बायां हाथ जिसमें पिस्तौल था कुदरती तौर पर स्टीयरिंग की तरफ उठा। मैंने दाएं हाथ की शदीद ज़रब इसकी कलाई पर लगाई। पिस्तौल इसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा। मैंने पिस्तौल पर हाथ डाला तो इसने बायां हाथ मेरी गर्दन पर मारा। दूसरी तरफ ट्रक तूफानी अंदाज में हमारे पहलू से निकल गया। जीप का तवाज़ुन बिगड़ गया। दूसरे ही लम्हे पिस्तौल मेरे हाथ में था और इसकी नाली एजेंट की गर्दन से लगी थी। जीप को वापस मोड़ो, मैंने हुक्म दिया। इसने जीप खामोशी से मोड़ ली, मगर बहुत जल्द सड़क के किनारे ले जाकर रोक दी और बोला, तुम पुलिस की इज्जत से नहीं बच सकोगे। मेरे साथी जो सिनेमा में मेरे साथ खड़े थे मेरे खुफिया इशारे पर थाने खबर कर चुके हैं और वो लोग तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे, इसलिए बेहतर है कि खुद को मेरे हवाले कर दो। मैंने जवाब देने के बजाय ट्रिगर दबा दिया। एक धमाका हुआ। गोली इसकी गर्दन फाड़ती हुई निकल गई। खून उबल पड़ा और वो स्टीयरिंग पर झुक गया। मैंने इसे जीप से नीचे गिराया और जीप स्टार्ट करके इसे तूफानी रफ्तार से चलाता हुआ सिनेमा घर के अकब में कोई एक फरलांग के फासले पर लाकर दरख्तों के नीचे अंधेरे में खड़ी कर दी। मैं जीप से कूद गया। मैं फुटपाथ पर दरख्तों के नीचे अंधेरे में तेज तेज चला जा रहा था। होटल की लॉबी सुनसान पड़ी थी। मैंने अपने लिबास का जायजा लिया। मेरी कमीज़ पर कॉलर के करीब थोड़ा सा खून लगा हुआ था। मैं गर्दन खुजाने के बहाने कॉलर को हथेली से डांपे हुए होटल की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। कमरे में पहुंचकर मैंने कमीज़ उतारकर कैंची से कॉलर काट डाला, फिर इसे पुर्जे पुर्जे करके फ्लश में बहा दिया। पिस्तौल को खोल कर देखा, इसमें अभी गोलियां मौजूद थीं। मैंने इसे पलंग के गद्दे के नीचे छुपा दिया और बत्ती बुझाकर खिड़की से पर्दा हटाकर नीचे देखा। होटल का फ्रंट पोर्शन खाली था। मैं बिस्तर पर लेट गया। जहन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। सुबह इस इंडियन ऑफिसर की लाश और जीप मिल जाएगी। पुलिस इस सारे इलाके की तलाशी के लिए निकल खड़ी होगी। इस सूरत में मुझे पिस्तौल अपने पास नहीं रखना चाहिए। मैं उठ बैठा। इस होटल के पिछवाड़े में एक बाग था जो रात के वक्त अंधेरे में डूबा था। मैंने पिस्तौल को रुमाल में लपेटा और बाग में ले जाकर एक जगह दफन कर डाला तो मेरे जहन से एक बोझ सा उतर गया। रात के 1 बजे के करीब मुझे नींद आ गई। सुबह आंख खुली तो काफ़ी दिन निकल आया था। नहा धोकर मैं नीचे नाश्ता करने आ गया। ब्रेकफास्ट रूम में एक गैर मुल्की स्याह जोड़ा भी नाश्ता कर रहा था। मैंने अखबार देखा। इसमें किसी CID ऑफिसर के कत्ल की खबर नहीं थी। अपने कमरे में आकर मैंने रेडियो खोला। अंग्रेज़ी न्यूज़ बुलेटिन शुरू हो गया। मैं गौर से सुनने लगा। ये मुकामी खबरें थी। न्यूज़ कास्टर बता रहा था कि संथिया रोड पर गुज़श्ता रात इंडियन पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर को कत्ल कर दिया गया। पुलिस सरगर्मी से कातिल को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। ख्याल है कि ये वारदात किसी गैर मुल्की जासूस ने की है। मैंने रेडियो बंद कर दिया। दोपहर को पुलिस के 2 इंस्पेक्टर होटल में भी आ गए, मगर थोड़ी देर होटल के मैनेजर से बात करके वापस चले गए।
होटल के मैनेजर ने अपने होटल को बदनामी से बचाने के लिए पुलिस को रिश्वत दे दी थी। ये बात मेरे हक में अच्छी साबित हुई। मैं पूछताछ से महफूज रहा। मैं शाम तक अपने कमरे से नहीं निकला। अब एक नई परेशानी बार बार मेरे दिल में सर उठा रही थी। जिस ऑफिसर को मैंने हलाक किया था, इसने सिनेमा की लॉबी में खड़े अपने साथियों को इशारा किया कि मेरे बारे में बताया था। गोया इन्होंने मुझे देख लिया था और मेरी यानी कातिल की शिनाख्त हो चुकी थी, और अगर इनसे आमना सामना हो गया तो वो फ़ौरन मुझे पहचान लेंगे। मैं 2 दिन तक होटल में बंद रहा। दूसरे रोज़ दोपहर के बाद तृष्णा की पुली खूबसूरत सांवली दोशीज़ा मालिनी आयर का फिर फ़ोन आ गया। मैंने इसकी आवाज़ पहचान ली और खामोश रहा। वो हेलो हेलो करती रही। मालिनी आयर बार बार मुझे पुकारती रही थी। मैंने ऐसा से फ़ोन बंद कर दिया। शाम की हल्की हल्की स्याही शहर की शादा सड़कों पर उतर रही थी कि मैं टहलने के लिए सड़क पर आ गया। 2 दिन कमरे में बंद रहकर मैं तंग आ गया था। कमबख्त नकाबपोश एजेंट की जानब से भी कोई पेशरफत नहीं हो रही थी। कम अज़ कम इनकी तरफ से कोई इशारा मिल जाता तो मुझे इस वक्त शहर से निजात मिल जाती। मिशन पाम ऑयल नारोमनी के महाज पर तो जैसे मौत का सन्नाटा तारी था। इनकी तरफ से आदमी तो दरकिनार कोई फ़ोन भी नहीं आया था। मैंने सिनेमा वाले शॉपिंग सेंटर की तरफ जाने की बजाय बड़ी मार्केट का रुख किया। मैं फुटपाथ पर कोठियों की दीवार के साथ साथ जा रहा था। खुली हवा ने मुझे एक नई ताजगी का एहसास दिया था। खंभों की मरकरी लाइट्स जाग उठी थी। सड़क पर गाड़ियां आ जा रही थीं। फुटपाथ पर भी लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। लोगों की निगाहों से बचने के लिए मैं कोठियों के दरमियान एक जैली सड़क पर नीचे चल दिया। मुआन मुझे एहसास हुआ जैसे मेरा पीछा किया जा रहा हो। जब मैं बड़ी सड़क पर आया था तो मैंने सरमई धुंधलके में एक इंसानी जिस्म को कोने वाली कोठी की दीवार के साथ लगे देखा था, जिसने मेरे पीछे चलना शुरू कर दिया। एक बस स्टॉप पर मैं रुक गया कि हो सकता है ये मेरा वहम हो, लेकिन मुझे बस स्टॉप पर रुकते देख कर वो भी फुटपाथ पर रुक गया। मैंने सोचा अगर बस आ गई तो मैं उसमें बैठ कर निकल जाऊंगा। अभी मैं इसी उधेड़बन में था कि एक छोटी एम्बेसडर गाड़ी मेरे करीब आकर रुक गई। मैंने देखा कि तृष्णा पुली की सांवली दोशीज़ा मालिनी आयर अगली सीट पर बैठी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मिस्टर तिवारी, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप किए देती हूँ। इस वक्त ये तामल दोशीज़ा रिश्ता रहमत बनकर आ गई थी। मैं फ़ौरन इसकी गाड़ी में बैठ गया। इसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। जब गाड़ी इस आदमी के करीब से गुजरी तो इसने मुझे घूर कर देखा। मैंने मालिनी को रफ्तार तेज़ करने के लिए कहा तो वो मुस्कुराकर बोली, इतनी जल्दी क्या है? आज कहाँ जा रहे हो? तुमने मेरे फ़ोन का जवाब क्यों नहीं दिया? रिसीवर उठाकर चुप क्यों रहे थे? वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में मुझसे सवाल पे सवाल किए जा रही थी और मैं सामने लगे आईने में पीछे देखने की कोशिश कर रहा था। तरीकी छा चुकी थी। मुझे वो आदमी दिखाई ना दिया। हमारे पीछे कोई टैक्सी या रिक्शा भी नहीं आ रहा था। मैंने इत्मीनान का सांस लेते हुए मालिनी से माजरत चाही और कहा कि मैंने इसकी आवाज़ नहीं पहचानी थी, मगर मैंने तो फ़ोन पर तुम्हें अपना नाम भी बताया था। मालिनी, मैं इस शहर में परदेसी हूँ, एक फर्म का नौकर हूँ। मैं किसी जज्बाती मामले में नहीं फंसना चाहता, इसलिए फ़ोन बंद कर दिया। मालिनी आयर खामोश रही। इसने पूछा कि मुझे कहाँ जाना है। मैंने जवाबन कहा कि यूं ही सैर के लिए निकला था। वो जल्दी से बोली, तो फिर मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें अपना एल्बम दिखाऊंगी, कॉफ़ी बनाकर पिलाऊंगी। मैं इस वक्त किसी गुमनाम मुकाम पर कुछ देर छुप कर वक्त गुजारना चाहता था, इसलिए हामी भर ली। वो बड़ी खुश हुई और इसने एक चौक में गाड़ी अपने मकान की तरफ मोड़ दी। मैंने आईने में देखा, हमारे पीछे कोई गाड़ी नहीं थी। ताक़ुब करने वाला गालबन वही रह गया था। मालिनी आयर की छोटी सी कोठी चारों तरफ से नारियल और केले के दरख्तों में गिरी हुई थी। गोल पत्थरों की एक छोटी सी रोश ज़मीन से 3 फुट बुलंद कोठी के टोपी बरामदे तक जाती थी। वो मुझे ड्राइंग रूम में ले गई। इसकी सजावट बेहद सादा थी। एक तरफ कोने में तानपुरा रखा था। विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने दिया रोशन था। ये लोग विष्णु थे। इसने डेक का बटन दबा दिया। स्पीकरों में से धीमी मगर गूंजदार आवाज़ में सितार की धुन उभरने लगी। मैंने मालिनी से पूछा कि क्या वो इस घर में अकेली रहती है? वो मुस्कुराकर बोली, नहीं, मैं अपनी डैडी के साथ रहती हूँ। मेरी मम्मी का इंतकाल हो चुका है। मैंने पूछा, वो बच्चा किसका था जिसको प्राइम में बिठाकर तुम इस रोज़ बाग की सैर कर रही थी? इसने कुछ शर्माते हुए कहा, वो मेरी बड़ी दीदी का बच्चा था। वो रामेश्वरम से मुझे मिलने आई थी।
वो 2 रोज़ पहले ही वापस चली गई है। ठहरो, मैं तुम्हें डैडी से मिलाती हूँ। वो पर्दा उठाकर दूसरी तरफ चली गई। मैं सर सोफे से टका कर इत्मीनान से बैठ गया। फ़िज़ा में लुबान की महक रिझी हुई थी। डेस्क से सितार की आवाज़ मुंतशिर हो रही थी। मोहन सामने वाले दरवाजे का पर्दा हटा और मालिनी आयर के साथ एक अधेड़ उम्र का दुबला पतला सांवला सा इंतहाई तेज़ आंखों और जहीन नकूश वाला हिंदू नमूदार हुआ। वो जनूबी हिंद के विष्णु हिंदुओं वाली सफ़ेद धोती कुर्ते में मलबूस था। मालिनी ने डेक बंद करते हुए अंग्रेज़ी में मुझसे अपने बाप का तारफ़ कराया और मेरे बारे में भी अपने बाप को बताया। इसके बाप का नाम कृष्णन आयर था और वो मुझसे हाथ मिलाए बगैर मुस्कुराता हुआ मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गया। मालिनी भी इसके पास ही बैठ गई। इसके बाप ने मालिनी की तरफ देखकर कहा, बेटी, मिस्टर तिवाड़ी के लिए कॉफ़ी बनवाओगी? मालिनी उठी और दूसरे कमरे में चली गई। अब इसके बाप ने मुझसे बातें शुरू कर दी। वो मुझसे सवाल पे सवाल करने लगा। मेरी गोद क्या है, किस तिवाड़ी ख़ानदान का हूँ, मेरी कितनी बहनें हैं, अब तक शादी क्यों नहीं की, माँ बाप कहाँ रहते हैं, वगैरह वगैरह। साफ ज़ाहिर था कि मालिनी आयर ने अपने बाप से खुलकर कह दिया है कि वो मुझसे शादी करना चाहती है और इसका बाप मुझसे इस सिलसिले में ज़रूरी पूछगिछ कर रहा था। शायद इसलिए मालिनी मुझे बार बार अपने घर बुला रही थी। मैंने आयर को अपनी नकली ज़ात और गोद के बारे में हिंदू ज़ात पात के मुताबिक जवाब दिए, जिससे ये बात वाज़ह हो गई कि मेरा ताल्लुक़ पंजाब के एक काला हिंदू घराने से है। मालिनी का बाप बेहद खुश हुआ। मैंने गुफ्तगू का मौजू बदलने के लिए मालिनी के बाप से पूछा कि वह कौन सा बिज़नेस करते हैं। अपने गंजे सर को खुजाते हुए बोला, मैं बिजनेसमैन नहीं, पुलिसमैन हूँ। अगर मुझे नाजुक से नाजुक हालात में अपने जज्बात और हवास पर काबू पाने की ट्रेनिंग ना मिली होती तो यकीनन चौंक कर उछल पड़ता, मगर मैं अपनी जगह पर जमकर बैठा रहा और चेहरे की मसनूई मुस्कुराहट भी कायम रखी। मालिनी का बाप मिस्टर आयर पुलिस में एसपी था और अभी सर्विस में ही था। मालिनी आ गई। इसके पीछे एक मद्रासी नौकर था जिसने कॉफ़ी की ट्रे उठा रखी थी। मालिनी की साड़ी से अब एक नए परफ्यूम की महक उठ रही थी। नौकर कॉफ़ी रख कर चला गया तो मालिनी कॉफ़ी बनाने लगी। मैं अब वहाँ से भागने की फ़िक्र में था। अगरचे मालिनी का पुरकशिश चेहरा और जादूगर खुशबू मुझे जकड़े हुए थी, लेकिन मेरा एक पुलिस ऑफिसर के सामने बैठे रहना खतरनाक साबित हो सकता था। लेकिन कॉफ़ी की एक प्याली पिए बगैर वहाँ से जाना गैर शाइस्ता बात थी। मालिनी ने कॉफ़ी की प्याली मेरी तरफ बढ़ा दी। इसकी शरबती आंखों में दिल आवेज मुस्कुराहट थी। मैंने भी मुस्कुरा कर इसका शुक्रिया अदा किया और कॉफ़ी पीने लगा। इसका डैडी अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी की तरफ देखकर बोला, बेटी, प्रादेशिक खबरों का वक्त हो गया है, ज़रा टीवी खोल देना। मालिनी ने टीवी ऑन कर दिया। इसके डैडी ने मेरी तरफ माजरत आमेज़ नज़रों से देखकर कहा, सॉरी मिस्टर तिवाड़ी, एक पुलिस ऑफिसर के नाते मुझे अपने फ़राइज़ से हर वक्त चौकस रहना पड़ता है। दरअसल 2 रोज़ पहले पंजाब से आए हुए हमारे सेंट्रल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के एक सीनियर ऑफिसर का खून हो गया था। तुमने अखबार में पढ़ा होगा। वो हमारी दरख्वास्त पर त्रिशनापुली में एक ख़ास मुहिम पर आया था। मालिनी ने कॉफ़ी के कप में चमचा हिलाते हुए पूछा, डैडी, इसका कातिल अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? आपकी पुलिस की तो दूर दूर तक शोहरत है कि कातिल दूसरे ही रोज़ पकड़ लिया जाता है। मिस्टर आयर की नज़रें टीवी पर जमी हुई थीं जहां साबुन का इश्तिहार दिखाया जा रहा था। वो मुस्कुराकर बोला, बेटी, कातिल कल तक ज़रूर पकड़ा जाएगा। हमें तो ये कोई गैर मुल्की जासूस लगता है जिसको हमारा ऑफिसर गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जा रहा था, मगर रास्ते में ही इसे कत्ल करके फेंक दिया गया। मैं अपनी जगह पर किसी बुत की तरह साकत बैठा था। आप तो समझ गए होंगे मेरी हालत ये क्यों थी और किस वजह से थी। आयर जिस कातिल की तलाश में था वो इसके सामने सोफे पर बैठा कॉफ़ी पी रहा था। टीवी पर एक तीखी आंखों और मोटे होंठों वाली लड़की तमिल ज़बान में खबरें पढ़ रही थी। 3 मिनट की खबरें थीं। ख़त्म हुई तो वो सर कजा कर बोला, टीवी बंद कर दो बेटी, अभी तक मफरूर कातिल का कुछ पता नहीं चला। वो कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेते हुए मुझसे बातें करने लगा। मैं ये मालूम करना चाहता था कि पुलिस ने मेरी गिरफ्तारी के लिए कहाँ कहाँ जाल फैला रखा है और इसका तरीक़ाकार क्या है। चनाचा पहले तो मैंने ये कहकर त्रिशनापुली पुलिस की तारीफ़ की कि साहब, इस पुलिस की तो पंजाब में भी धूम है। फिर पूछा कि पुलिस किन किन मकामात पर कातिल को तलाश कर रही है। मालिनी का बाप एक ज़िम्मेदार पुलिस ऑफिसर था। इसने मुझे सिर्फ इतना ही बताया था
कि पुलिस ने कातिल की खोज में सिनेमा वाले शॉपिंग सेंटर के इर्द गिर्द खसूसी टीम छोड़ रखी है। मैंने जानबूझकर सवाल किया कि पुलिस तो कातिल की शक्ल से वाकिफ ही नहीं, फिर वो इसे कैसे गिरफ्तार करेगी। आयर ज़ेरे लब मुस्कुराया और कॉफ़ी की प्याली मेज़ पर रख दी। सफ़ेद बेदाग रुमाल से अपने होंठ पोंछे और बोला, हमारी बड़ी गुड लक हुई है कि जब हमारा ऑफिसर कातिल को सिनेमा की लॉबी में से गिरफ्तार करके बाहर ले जा रहा था तो इसके साथियों ने इसे देख लिया था और हमारे ऑफिसर ने खुफिया इशारे में इन्हें पुलिस को खबर करने के लिए भी कहा था। लेकिन बदकिस्मती से मकतूल ऑफिसर के साथी आम शहरी थे। वो बर वक्त पुलिस को फ़ोन पर इतला ना कर सके, वरना कातिल इस सड़क पर गिरफ्तार हो जाता जहां इसने हमारे ऑफिसर को गोली मारी थी। मालिनी भी इस केस में दिलचस्पी ले रही थी। अब मैं भी बात का मौजू बदलने की कोशिश करता तो मालिनी कोई ना कोई सवाल कर देती। कमबख्त को शायद जासूसी नावल पढ़ने का बहुत शौक था। इसने अपने डैडी से पूछा, डैडी आपकी पुलिस ने ये कैसे नतीजा निकाला कि कातिल गैर मुल्की जासूस है? हमें यकीन है बेटी कि कातिल एक पाकिस्तानी जासूस था। अगरचे मकतूल ऑफिसर इस मिशन पर तृष्णापुली नहीं आया था, लेकिन इसकी तजर्बाकार नज़रों ने सिनेमा में इस जासूस को पहचान लिया और फिर इसे पिस्तौल दिखाकर अपने आगे लगा लिया। लेकिन वो जासूस कोई ज़बरदस्त कमांडो है जो हमारी दलेर और तजर्बाकार सीक्रेट ऑफिसर को कत्ल करके फ़रार हो गया। बहरहाल कल या ज़्यादा से ज़्यादा परसों तक हम इसे पकड़ लेंगे। तृष्णापुली से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों पर पुलिस के दस्ते तैनात हैं। कातिल का हुलिया इन्हें बता दिया गया है और वो हमसे बचकर नहीं निकल सकता।